For this video, we have selected two topics, linear equations and quadratic equations. And related to these topics, we have prepared some theories and methods to explain you and some solutions which have been taken from earlier years of polytechnic entrance tests. So you will get solutions for these questions. तो इस वीडियो में हम रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण पर आधारित जो सिद्धांत हैं और विधियां हैं अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए वो समझाएंगे और इसके अलावा संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक पे आधारित प्रश्नों को भी हल करके दिखाएंगे. Any equation of order or power 1 is called a linear equation. It may be in one variable like 2x minus 3 is equal to 70, or in two variables like 2x plus 2y is equal to 15. तो देखिए इसमें एक वेरिएबल लिया गया था x और यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए, और इन थ्री वेरिएबल्स लाइक 3x plus 4y plus 5z is equal to 27. तो यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए गए x, y and z. All of them are called linear equation because these type of equations represent a line. तो एक घात वाली किसी भी समीकरण या बहुपद को एक रैखिक समीकरण कहते हैं, जैसे कि 2x minus 3 is equal to 70. ये एक चर वाली है, यानी इसमें x खाली दिया गया है, यानी एक चर. 2x plus 3y is equal to 15, इसमें दो चर लिए गए हैं, यानी x और y. 3x plus 4y plus 5z is equal to 27, इसमें तीन चर लिए गए हैं, x, y और z. ये सभी एक रैखिक या रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि ये एक रेखा को दर्शाते हैं. तो इस तरह के जितने भी इक्वेशन हैं ये बेसिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं या एक रेखा को दिखाते हैं या दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण कहते हैं. तो a polynomial or equation in two variables represents the variation of a line about the x-axis and y-axis in a plane. A polynomial equation in three variables represents the variation of a line about three axes, that is in space. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो चर वाले बहुपद या समीकरण एक समतल में x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष किसी रेखा के विचरण को दर्शाता है. तीन चर वाला बहुपद जो है या समीकरण तीन अक्ष के सापेक्ष अर्थात अंतरिक्ष में किसी रेखा को दर्शाता है. तो देखिए जब हम खाली वेरिएबल की बात करेंगे और वो भी एक वेरिएबल और उसका सीधा मान निकाल लेते हैं, तो वहां पे उसको हम एक रेखा के रूप में दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो अक्ष हैं वो दो नहीं होंगे, तो सीधी एक रेखा होगी
और उसमें जैसे नॉर्मली हम किसी पॉइंट की पोजीशन या रेखा की पोजीशन एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दिखाते हैं, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। अब किसी चीज की पोजीशन जो है वो किसी टाइम में ये अलग अलग हो सकती है, इनको जो ज्वाइन करने वाला पथ है वो एक सीधी रेखा हो सकती है। तो ये यहाँ पे दो अक्ष हो गए, एक्स और वाई, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये दो चर की बात हो गई, यानी टू वेरिएबल्स। और जब हम थ्री वेरिएबल्स लेते हैं तो तीसरी जो डायरेक्शन है यानी जेड एक्सिस वो इसके परपेंडिकुलर हो जाती है, इस प्लेन के, यानी उसमें थ्री डायमेंशन हम लेंगे, यानी अंतरिक्ष में लेंगे या स्पेस में लेंगे। तो उसमें एक्स वाई और जेड तीन डायरेक्शन हो जाएंगे, और वहां पे जो लाइन है वो स्पेस में बनेगी, और यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो एक प्लेन में बनेगी। तो ये फर्क हो जाएगा दोनों में, यानी चर बढ़ाने से क्या फर्क होता है, तीन चर लेने से क्या होगा और दो चर लेने से, वो दोनों में ये फर्क है। ये एक प्लेन पे होगा दो अक्ष वाला, और तीन अक्ष वाला अंतरिक्ष में होगा, यानी थ्री डायमेंशन में होगा। तो अब बात आती है सॉल्यूशंस की। सो लीनियर इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड इन थ्री वेज। तो रैखिक समीकरण तीन प्रकार से हल किए जा सकते हैं, यानी इनको तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। और वो मेथड जो है, पहला कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं हिंदी में। दूसरा एलिमिनेशन मेथड, जिसे हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हिंदी में वज्र गुणनफल विधि कहते हैं। तो मैं सीधी एक सिंपल एग्जांपल लेके इन तीनों तरीकों को आपको इसी एक इक्वेशन से समझाऊंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि किसी भी मेथड से हम निकालें सोल्यूशन सेम आएगा। तो मान लीजिए दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये पहला समीकरण है। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। If we use equation 1 and find the value of y, यानी इक्वेशन 1 से हम अगर y की वैल्यू ले लें और इसको उठा के इक्वेशन 2 में रख दें, it will be substitution method because we substitute one variable। तो इससे हमने एक वेरिएबल लिया यानी y लिया, इसका मान x के पदों में लिया और वो उठा के दूसरे समीकरण में y की जगह रख दिया। तो यदि हम समीकरण एक से y का मान x के पदों में लेकर समीकरण दो में रखें, तो ये प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम इस विधि में y को प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे हल करके दिखाया है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ये दिया हुआ था फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो y की जगह ये 2x माइनस 3 हमने लिया, और सेकंड इक्वेशन जो था उसमें ये y की जगह उठा के रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसे जब खोलेंगे, ये माइनस चिन्ह था बाहर, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो गया। तो 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट होके 2x रह गए। इस 3 को हम इधर ले गए, यहाँ प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 2 होता है, और x के साथ यहाँ पे एक 2 दिया हुआ था, यहाँ गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। ये 2 जो था यहाँ से ये आ गया, तो 2/2 बराबर 1, यानी 2 एकम 2। तो यहाँ पे ये x का मान 1 आ गया, x की वैल्यू जो है 1 आ गई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अब ये वैल्यू जो x की आई ये उठा के वापस हम यहाँ पे पहले इक्वेशन में दोबारा रख देंगे, तो क्या होगा? अब ये देखिए,
ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया था, यहाँ x की जगह ये 1 रख दिया जो मान हमने निकाला x का। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 3, तो 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो y का मान माइनस 1 आ गया। तो इस तरह से x और y ये आ गया। तो इस तरह से जो चर राशि है यानी वेरिएबल है, उसके मान इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो यहाँ पे भी मैंने वही दो इक्वेशन लिए हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस विधि में किसी एक चर को गुणा भाग या जोड़ घटाकर लुप्त कर दिया जाता है, गायब कर देते हैं, इसलिए इसे विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन माने होता है गायब कर देना। तो विलोपन विधि इसीलिए कहलाती है कि इसमें एक वेरिएबल को या तो y को गायब कर देंगे या x को गायब कर देंगे, दूसरा रह जाएगा, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देंगे और उससे दूसरा चर निकाल देंगे। तो इन दिस मेथड we eliminate one variable by multiplying, dividing, adding or subtracting to find the value, so it is called elimination method. Elimination means to remove something. Eliminate means to remove. So there are two equations, 2x minus y is equal to 3. This is equation number 1, and 4x minus y is equal to 5. This is equation number 2. So if we change the sign of the second equation, that means we subtract second equation from the first equation. When we subtract one whole equation from one equation, then we have to change the signs of that equation. Therefore, we have changed the signs of second equation because we are subtracting equation 2 from 1. So y will be cancelled because this is negative y, this is positive y. And 2x minus 4y is equal to 2x minus 4x is equal to minus 2x. And 3 minus 5 is equal to minus 2. So minus minus cancel and x is equal to 2 upon 2, that is equal to 1. Now putting this value of x into the equation number 1. So putting value at this place, we get 2 into 1 minus y is equal to 3. Therefore, minus y is equal to 3 minus 2. Basically, I have taken this 2 to the other side, to this side. Therefore, it becomes 3 minus 2. And 3 minus 2 is equal to 1. But minus 1 is equal to 1. Therefore, y is equal to minus 1. तो इस तरह से ये एलिमिनेशन मेथड था। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक समीकरण से हमने जो एक चर संख्या थी यानी y, दो थी इसमें x और y, तो y को खत्म कर दिया यानी लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। कैसे गायब किया? हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दिया। और जब किसी समीकरण को किसी समीकरण से घटाते हैं तो उसके चिन्ह जो हैं बदल जाते हैं, इसीलिए सेकंड इक्वेशन के चिन्ह हमने बदल दिए। यहाँ पे देखिए 4x जो है ये पॉजिटिव था, उसको नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया। तो अब ये धनात्मक ये ऋणात्मक ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। तो इसलिए यहाँ पे y अब नहीं रहा, यानी लुप्त हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से अब हमारे पास खाली x रह गया। तो 2x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2। सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, चूंकि माइनस से माइनस ये खत्म हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए। अब 2 को 2 से भाग दिया तो 1 आ गया।
तो अब वापस ये x का जो मान है ये उठा के हमने पहले इक्वेशन में रख दिया। तो 2 × 1 - y इज इक्वल टू 3। अब ये 2 × 2 हो गया, इस 2 को हमने उठा के यहाँ पे राइट हैंड साइड ले गए, तो ये हो गया 3 - 2। तो -y इज इक्वल टू 3 - 2 यानी 1 हो गया। तो y, अब चूंकि -y बराबर 1 है तो हमने क्या किया, माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो ये y धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। अब तीसरा जो तरीका है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये थोड़ा सा अलग है। तो पहले दोनों तो एक दूसरे से मिलते जुलते थे और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सपोज टू इक्वेशंस आर, माना दो समीकरण इस तरह से हैं कि a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए x लेंगे, यानी पहला जो वेरिएबल था वो यहाँ हमने ले लिया। अब इसके जो नीचे ये वैल्यूज मैंने रखी है किस तरह रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको छोड़ देंगे, a1x और a2x को, इसके आगे चलिए। तो यहाँ गुणक जो है b1 है, यहाँ c2 है, इन दोनों को गुणा कर देंगे b1 c2। तो ये आ गया b1 c2 माइनस ये c1 और ये b2 यानी b2 c1। तो इस तरह से x के नीचे ये अंक आ गए और y के नीचे, अब y जब लेंगे तो y वाले को छोड़ देंगे इस कॉलम को। अब इसके सीधे हाथ से फिर शुरू हो जाएंगे। अब इसका राइट हैंड क्या है, ये c1 a2 या a2 c1 माइनस a1 c2, ये a1 c2 आ गया। अब रहा ये कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स वाई तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चर नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 1 लेंगे। और अब जो नीचे आएगा वो देखिए, यहाँ इसके सीधे हाथ को कुछ नहीं है, तो अब स्टार्टिंग से शुरू हो जाएंगे। a1 b2, ये देखिए a1 b2, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1, ये a2 b1। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसीलिए कहते हैं कि क्रॉस में लेते हैं। हमने जब x को लिया तो b1 c2, ये देखिए ऐसे क्रॉस में ये इस तरह से लिया गया, और फिर b2 c1, तो क्रॉस बन गया। इसी तरह जब y को लिया तो ये और ये लिया, अब इनके बीच में क्रॉस बन जाएगा, फिर इनके बीच में बन जाएगा, फिर जब इसको लेंगे तो ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो इसलिए क्रॉस में ये लेते चले गए और हमें ये एक रिलेशन आ गया। अब इसमें x के नीचे जो कुछ था, जब x को निकालेंगे तो वो इधर ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें x निकालने के लिए हम ये दोनों लेंगे, बीच का ये y छोड़ देंगे। तो x इज इक्वल टू, ये नीचे जो था ये ऊपर आ गया, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, वो ऐसे ही आ गया। और जब y को निकालेंगे तो जो y के नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से x और y का मान डायरेक्ट निकाला जा सकता है गुणकों के द्वारा। तो ये कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणनफल मेथड। Now we'll discuss relation between two lines. दो रेखाओं के बीच संबंध। तो अभी तक तो हम एक लाइन की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट वन लाइन ओनली। अगर हम दो रेखाओं की बात करें और उनमें आपस में संबंध क्या है, अगर वो जानने की कोशिश की जाए तो संबंध कितने तरीके के होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो relation between two lines can be established by the coefficients of the variables of two lines. तो अभी तक जो हमने लाइन के इक्वेशन पढ़े थे उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो चर संख्या होती है और एक अचर संख्या, यानी एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है।
तो ये जो वेरिएबल होते हैं इनके साथ जो कांस्टेंट जुड़े हुए होते हैं उन्हें कोफिशिएंट कहा जाता है। तो उन कोफिशिएंट्स के बीच का जो संबंध है वो हमें ये बताएगा कि ये लाइनें किस तरह की हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू लाइंस दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द variables of two lines. So let the equation of two lines are, माना दो रेखाओं के समीकरण जो हैं वो इस तरह से, इसमें पहली रेखा का समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण। तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो गए, ये देखिए, ये a1 b1 और ये c1, ये कोफिशिएंट्स हैं यानी गुणक कहलाएंगे। ये a2 b2 और c2 ये गुणक हैं, और इसमें चर यानी वेरिएबल ये x और y। तो ये जो गुणक हैं इनका आपस में जो ताल्लुक है वो ये डिसाइड करता है कि लाइनें कैसी हो। तो पहली कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 यानी पहले का x चर जो है इसके दोनों लाइन में जो कोफिशिएंट्स हैं इनका रेशियो ले लें यानी इनका अनुपात, और y यानी दूसरे चर के जो कोफिशिएंट हैं इनके जो गुणक हैं इनका अनुपात ले लें। अगर ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का चिन्ह है, तो पहली कंडीशन बराबर न होने की है यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये संबंध है यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो लाइनें एक दूसरे को एक स्थान पर अवश्य काटेंगी, रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी यानी वन सोल्यूशन। ये जो पॉइंट है जहां ये काट रही हैं यही सोल्यूशन कहलाता है, यानी ये वो पॉइंट है जहां एक दूसरे को ये काट रही हैं, यानी x और y का मान यहाँ पे उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसे हम इसका सोल्यूशन या इसका इकलौता हल कहेंगे, इकलौता हल, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक माने होता है इकलौता। तो सेकंड कंडीशन, अगर ये इनके जो गुणक हैं इनका रिश्ता इस तरह से है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। अब एक्स वाई के जो गुणक हैं अगर इनका अनुपात समान है, इक्वल है, लेकिन जो तीसरा कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, यानी यहाँ इक्वल यहाँ नॉट इक्वल, तब क्या होगा, लाइंस विल बी पैरेलल। देखिए पैरेलल का मतलब होता है कि इनके बीच का गैप हमेशा इक्वल रहेगा, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब काटेंगी नहीं तो हल भी नहीं होगा। अभी जैसे मैंने बताया था कि जहां पे काट रही थी वही तो हल था, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा, कोई हल नहीं। जब मिल ही नहीं रही है, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो कोई हल कैसे निकलेगा। ठीक है, जब कोई आदमी मिलता है तभी तो हल निकलता है, जब मिलेगा ही नहीं, दूर रहेगा एक दूसरे से, तो हल भी नहीं निकलेगा, किसी बात का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। और तीसरी कंडीशन है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यानी x के जो कोफिशिएंट्स हैं, y के जो कोफिशिएंट हैं और जो कांस्टेंट टर्म है, तीनों का अनुपात दोनों लाइनों के आपस में इक्वल है, यहाँ भी इक्वल यहाँ भी इक्वल। तब क्या होगा, लाइन्स विल कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, यानी रेखाएं उभयनिष्ठ होंगी। उभयनिष्ठ हो गई यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो क्या होगा, मेनी सोल्यूशन, अनंत हल, लातादाद,
बेहिसाब। अब हर पॉइंट ही एक सोल्यूशन, तो बहुत सारे हो गए, मेनी सोल्यूशन हो गए, अनंत हो गए। देखिए पहली लाइन मैंने काले से दिखाई थी, दूसरी लाल से, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई, यानी काली के ऊपर लाल चढ़ गई। तो ये कंडीशन हो गई कि ये एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गई, एक दूसरे की जगह आ गई, दोनों मिलके एक हो गए। तो ये तीसरी कंडीशन है जब दोनों जगह इक्वल होगा, यानी जितने इनके कोफिशिएंट्स हैं उनका आपस में अनुपात बराबर है। तो देखिए अभी तक हम लाइनों के पीछे पड़े हुए थे और द्विघात समीकरण जो है यहाँ रो रहा था, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे थे, तो अब इसकी तरफ भी आ जाते हैं। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस सूरज शक्ल का अगर कोई इक्वेशन है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देखिए वहां पे आपने देखा था कि एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, उस पे कोई पावर नहीं लगी हुई थी, यानी सबकी घात एक थी। और यहाँ दो घात वाला चर भी है, एक घात वाला भी चर है और जीरो घात वाला भी है। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल नहीं है तो यानी उसकी वैल्यू, उसकी जो घात है वो जीरो है, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो जो है ये वन हो जाता है। तो यहाँ एक्स टू द पावर टू, यहाँ एक्स टू द पावर वन और यहाँ एक्स टू द पावर जीरो। अगर इस तरह का इक्वेशन है तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इज कॉल्ड एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री की, ये देखिए इसकी जो घात है ये डिग्री कहलाती है, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो इसीलिए इसको सेकेंड डिग्री का इक्वेशन कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक का भी मतलब वही है कि जहां घात दो हो। तो एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू, तो जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो दो होगी तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और सेकेंड ऑर्डर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के समान कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात इसमें दो होती है। तो चर यहाँ पे ये एक्स था और इसके सबसे बड़ी घात दो है, यहाँ दो है, यहाँ एक, यहाँ जीरो, सबसे बड़ी घात ये दो हो गई। तो इसीलिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्वि माने दो, टू। तो सपोज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अब मान लिया इसके मूल जो हैं अल्फा और बीटा हैं, देयरफॉर द इक्वेशन शुड बी, अगर मूल को हम अल्फा और बीटा ले लें तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो चर होता है इसमें से मूल को घटा दीजिए और उनका आपस में गुणा कर दीजिए तो रेखा का समीकरण आ जाता है। ये बड़ा सीधा फंडा है, यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये हो जाएगा, अब x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा से x को करेंगे माइनस अल्फा x हो जाएगा, माइनस बीटा से x को करेंगे माइनस बीटा x हो जाएगा। और ये हम मिला के इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही माइनस के थे, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा रख दिया और ये एक्स आ गया, क्योंकि एक्स दोनों के साथ है। अब चौथा जो था, अल्फा को बीटा से का गुणा किया, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और अल्फा बीटा का गुणा होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर इसकी तुलना हम जो पहले हमने माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करें, यानी इफ वी कंपेयर
these two equations, that is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0. तो अगर इनके कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ a है, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे b है, यहाँ अल्फा बीटा है, यहाँ c है। तो इनको अगर आपस में हम तुलना करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों को शक्ल सूरत में मिलता जुलता बना देंगे। वजह क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है। तो पहले इसी फॉर्म में से ले आएंगे, यानी a से पूरे समीकरण को भाग दे दिए तो ये a बटा a 1 हो जाएगा, ये b बटा a हो जाएगा, ये c बटा a हो जाएगा। तो ये इक्वेशन a से भाग देने पर रिड्यूस होके ये ऐसे आ जाएगा इस शक्ल सूरत में। ठीक है, तो आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय a एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस, तो दोनों समीकरणों के गुणकों की तुलना करने पर, यानी जो पहला समीकरण था जिसे हमने ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया तो वो रिड्यूस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 में। अब ये जो जरा रिफाइंड फॉर्म आई इसकी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा से। इन दोनों की कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, यहाँ देखिए x के साथ माइनस अल्फा प्लस बीटा था और यहाँ x के साथ बी अपॉन ए। तो अब हमें निकालना है मान x अल्फा प्लस बीटा का, तो इसके साथ जो माइनस था हमने दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया, तो इसलिए यहाँ का गायब हो गया माइनस और वो इधर आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। और दोनों को अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी गुणा करने का मतलब क्या है कि जो तीसरा पद था यहाँ पे अल्फा बीटा था, यहाँ सी अपॉन ए, अब इसको कंपेयर कर दिया तो यह आ गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो मूलों का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, अब ये मूल थे अल्फा और बीटा, तो इनका समांतर माध्य, अब एक का मान अल्फा एक का बीटा, तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दिए तो समांतर माध्य आ जाएगा। और वो इक्वल किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड में था माइनस बी अपॉन ए, अब 2 से भाग जो दिया था तो यहाँ भी देना पड़ेगा, तो माइनस बी अपॉन 2 है, ये समांतर माध्य हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात की, रूट्स हमने सीखे क्या होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है आपस में और किस तरह से वो निकाले जा सकते हैं। अब इनसे ही यानी रूट से, मूलों से हम और पंगे लेंगे आगे, तो क्या क्या इनके साथ एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं वो देखिए। तो नंबर 1, हरात्मक माध्य मूलों का। तो ये अल्फा और बीटा जो थे इनका हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो हरात्मक माध्य कब होता है, जब रूट जो हैं उनके विलोम ले लिए जाए यानी इनवर्स ले लिए जाए, तो उनका जो समांतर माध्य जैसे निकालते हैं, अभी समांतर माध्य की बात की थी, तो वहां पे तो सीधा अल्फा और बीटा को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया तो उसका समांतर माध्य आ गया। ये इसका ठीक उल्टा होगा, हरात्मक माध्य यहाँ पे 2 बटा उनका जो हरात्मक माध्य है वो निकाला जाएगा। तो 2 बटा, अब मूल थे अल्फा और बीटा, तो ये उनके विलोम हो गए यानी 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा, तो इनको जोड़ के 2 को भाग दे दिया जाए तो ये हरात्मक माध्य आ जाएगा यानी हार्मोनिक मीन।
तो ये इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन, अब यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, तो अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा को तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, बीटा यहाँ आ गया, बीटा से इसको भाग दिया तो अल्फा रह जाएगा, तो यहाँ अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे आ गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए किसी नंबर के नीचे अगर कोई फ्रैक्शन है तो जो उसका हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसलिए अल्फा बीटा को ऊपर ले गए, तो 2 इंटू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही जो है हार्मोनिक मीन होगा, यानी हरात्मक माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या था, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा नीचे पहुंच गया, 2 ऊपर पहुंच गया, और यहाँ साथ में अल्फा और बीटा भी आ गया, यह हरात्मक माध्य हो गया, ये समांतर माध्य। दोनों में फर्क समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, नेचर की बात करें कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी मूलों की प्रकृति या प्रवृत्ति क्या होगी। तो इट डिपेंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी, यानी ये डिपेंड काय पे करता है, यहाँ ऑन भी यूज कर सकते हो, तो ऑफ या ऑन कह लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये निर्भर करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अब ये बी ए और सी क्या है, वो जो पहले हमने इक्वेशन लिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसी ए बी सी की बात हो रही है इस इक्वेशन की। तो इसमें बी और सी जो हैं इनका रिश्ता लिया है, तो ये रिश्ता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का वर्क कर दिया और जो ये बाहर वाले थे इन दोनों कोफिशिएंट का आपस में गुणा कर दिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इस पे इनके ये मूल जो है उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, यानी किस तरह के होंगे, ये इस पर डिपेंड करेगा, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी तुलना करने वाला, पहचान करने वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम बात करेंगे कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है कि रूट कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे या छोटे बड़े होंगे, ये सब इसी पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे। यानी विवेचक है ये जो है फैसला करता है कि दो चीजें जो हैं आपस में वो किस तरह से रिलेटेड हैं, उनका क्या आपस में ताल्लुक है। देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी की अगर बात करें तो अल्फा का मान होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये अल्फा का मान होता है और बीटा का होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोनों में फर्क इसका है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो इनमें ये फर्क है। तो अब इसको हम रिलेट करेंगे, तो डी ये अंदर वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर जो रखा है ये डी है, ये देखिए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये पूरा 0 हो जाए तो रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, यानी 0 रह जाएगा। तो ये रूट्स रिड्यूस होके क्या रह जाएंगे, अल्फा हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 है, बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 है। तो क्या हो गया, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों के साथ माइनस भी है, दोनों एक जैसे हो गए, बिल्कुल शक्ल में बिल्कुल देखिए मिलते जुलते हो गए। मिलते जुलते क्या, बिल्कुल ही जौहरा बौरा हो गए, ट्विंस हो गए, तो दोनों बराबर यानी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। तो वास्तविक और काल्पनिक का क्या फर्क होता है कि ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए, मान न निकाला जा सके, उसे काल्पनिक कहते हैं। तो इसमें तो काल्पनिक की कोई वजह है नहीं कि काल्पनिक हो सकता है, इसलिए ये वास्तविक होगा। काल्पनिक पे भी आएंगे अभी।
तो अब देखिए, इफ d ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से बड़ा है यानी अंडर रूट के अंदर कुछ रहेगा, रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों हो जाएंगे? प्लस के बाद कुछ वैल्यू आ गई तो यहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ घट जाएगी। अब अगर कुछ भी है 0 से बड़ा है, चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना हो, मगर ये दोनों अब इक्वल नहीं रहे ना, ये क्या हो जाएंगे? असमान हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जब d 0 से बड़ा होता है यानी धनात्मक होता है, तो रूट छोटे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, और वास्तविक होंगे। लेकिन अगर d 0 से भी छोटा हो तब क्या हो? रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ जाएगा। और अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू हो तो उसका मान नहीं निकाला जा सकता, उसे नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। ऐसे मान को काल्पनिक कहते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है, उसको दर्शाया नहीं जा सकता, नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। इसलिए ऐसे केस में जब d 0 से छोटा है तो रूट्स विल बी इमेजिनरी यानी काल्पनिक होंगे, सिर्फ सोच सकते हैं, उसको दिखा नहीं सकते, ठीक है, खाली हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक मान। तो हरात्मक माद का फार्मूला भी मैंने बताया था, ये होता है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आप जानते ही हैं क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब माइनस बी अपॉन ए, देखिए माइनस ये ऐसे ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे बी है -10, ठीक है, और ए यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 8 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी +10 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा 11/1, तो अल्फा बीटा की जगह 11 आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा की जगह 10 आ जाएगा, तो 11/10 हो गया। लेकिन यहाँ 2 था, इस 2 से 10 को डिवाइड कर दिया तो 5 रह गया नीचे, तो इसलिए आंसर 11/5 हो गया। बेसिकली क्या है, ये 22/10 था, तो 2 से डिवाइड किया, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, इसलिए 11/5 आंसर हो गया। तो ये बी है, यानी बी ही आपका सही आंसर है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं समीकरण p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी के मूल हैं। तो यहाँ देखिए a की जगह ये p माइनस क्यू है, b की जगह q माइनस आर है और c की जगह ये है r माइनस। तो अब अगर बात मूल की करते हैं तो मूल अल्फा बीटा जो होते हैं तो उनका वास्तविक मान होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ b की जगह हम q माइनस आर ले लेंगे, a की जगह p माइनस क्यू ले लेंगे और c की जगह r माइनस p ले लेंगे और उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इसके दो मान होंगे, अल्फा जब लेंगे तो यहाँ पे प्लस लेंगे और जब बीटा लेंगे तो माइनस लेंगे। तो इस तरह से इसको मैंने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे बी की जगह क्यू माइनस आर रख दिया, माइनस तो पहले ही था। तो यहाँ पे भी बी की जगह क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर आ गया, -4 इंटू ए पी माइनस क्यू है और सी आर माइनस पी है।
तो नीचे भी ए की जगह पी माइनस क्यू रख दिया। अब यहाँ होल स्क्वायर कर दिया और इनको भी मल्टीप्लाई किया। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर हो जाएगा। यहाँ माइनस फोर अभी ऐसा ही रखा है और दिया पी इंटू आर, इसको इससे किया तो पी आर आ गया। अब पी से पी को किया तो माइनस पी स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्यू से आर को किया तो माइनस क्यू आर आ गया। माइनस क्यू से सॉरी, तो माइनस क्यू से माइनस पी को किया तो प्लस पी क्यू आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये खोल के फोर से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस फोर पी आर हो गया। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस फोर पी स्क्वायर हो गया। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस फोर क्यू आर हो गया और यहाँ माइनस फोर पी क्यू हो गया। ठीक है, बाकी अभी कुछ नहीं किया है हमने, ये भी सब ऐसे ही रखा। अब ये माइनस क्यू माइनस आर था तो मैंने क्या किया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर माइनस क्यू आ गया। अब इसके बाद ये दोनों एक जैसे थे, ये फोर क्यू आर है, ये माइनस टू क्यू आर है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और फोर पी स्क्वायर था तो इसको मैंने यहाँ तो टू पी होल स्क्वायर रखा है क्योंकि साइन का पहले अंदाजा नहीं था। तो टू क्यू आर ये बच गए और फोर पी आर में से इसमें से मैंने टू बाहर ले लिया, आर ले लिया और माइनस टू पी ले लिया। और ये माइनस फोर पी क्यू है तो यहाँ पे भी प्लस टू इंटू माइनस टू पी इंटू क्यू। तो बेसिकली ये भी निगेटिव होगा तो माइनस टू पी क्यू ये लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये q प्लस आर माइनस टू पी होल स्क्वायर हो गया। जो अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो q प्लस आर माइनस टू पी। तो जब अल्फा लेंगे तो ये पॉजिटिव साइन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हमने पॉजिटिव साइन ले लिया तो ये r माइनस क्यू प्लस आर माइनस टू पी, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, टू आर माइनस टू पी रह गया। तो टू कॉमन ले लिया, आर माइनस पी बच गया। नीचे पहले ही टू कॉमन लिया हुआ था तो टू से टू कैंसिल हो गया, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। और यहाँ पे आर माइनस क्यू था और इसको जब हमने निगेटिव वैल्यू दी तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए माइनस हो गया और ये माइनस ये भी हो गया क्योंकि माइनस बाहर था तो ये दोनों प्लस वाले माइनस हो गए और ये माइनस का था ये प्लस हो गया। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्यों दोनों नेगेटिव हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो टू पी माइनस टू क्यू हो जाएगा, टू कॉमन ले लिया तो पी माइनस क्यू अंदर बचा। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया, टू से टू हो गया तो यहाँ पे रिड्यूस होकर वन रह गया और इधर आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू रह गया। तो ये दो वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा की, आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू और वन। तो ये आपको नजर आएगा यहाँ पे आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू और वन। एक बार फिर चेक कर लीजिए, नीचे पी माइनस क्यू, ऊपर आर माइनस पी, आर माइनस पी पी माइनस क्यू। ठीक है, तो आर माइनस पी माइनस क्यू और वन। तो यानी यही सही आंसर है, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे समीकरण ये दे रखा है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स अंडर रूट थ्री। कह रहे हैं इसके मूल हैं, यानी यहाँ पे भी मूल निकालना है अल्फा और बीटा। तो अल्फा इसमें हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और दूसरा रूट होता है माइनस बी
माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखिए b जो है ये 11 है, a जो है √3 है और c जो है 6 अंडर रूट 3 है। तो बी स्क्वायर हो गया 11 स्क्वायर माइनस 4ac। ए है √3, ये ए की जगह रख दिया, ये बी की जगह रख दिया, ये सी की जगह रख दिया, ये बी की जगह रख दिया, ये 2a हो गया। तो यहाँ और इसमें अल्फा बीटा में फर्क ये प्लस और माइनस का होगा, बीटा में नेगेटिव होगा, अल्फा में पॉजिटिव होगा, बाकी अंदर वैल्यू सेम आएंगी। तो देखिए यहाँ पे 11 स्क्वायर 121 हो गया और 4 6 द 24 और √3 3 हो जाएगा, तो 24 3 द 72 हो जाएंगे और 11 का स्क्वायर 121। अब इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 49 आ जाएगा। तो ये देखिए 49 आ गया, तो -11 प्लस अंडर रूट 49 और यहाँ पे -11 माइनस अंडर रूट 49, नीचे दोनों में ही 2 अंडर रूट 3 रहेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, √49 7 हो गया, दोनों जगह हमने 7 रख दिया, तो -11 प्लस 7 अपॉन 2 अंडर रूट 3, यहाँ -11 माइनस 7 2 अंडर रूट 3, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -4 रह जाएगा, तो ये 11 प्लस 7 18 हो जाएंगे। तो 2 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी, तो 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा, 18 अपॉन 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 रह गया और यहाँ पे √3, तो ये तो -2 अपॉन अंडर रूट 3 है, इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा। और यहाँ पे इसमें ये 18 का 9 रह गया, इसके बाद हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नीचे वाले का कॉन्जुगेट लगा दिया, चूंकि 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 अंडर रूट 3, तो ये -3 अंडर रूट 3 आ गया और ये एज इट इज आ जाएगा। तो एक रूट ये हो गया और एक रूट ये हो गया, यानी -2 दोनों नेगेटिव है, -2 अपॉन अंडर रूट 3, दूसरा -3 अंडर रूट 3, -2 अंडर रूट 3 और -3 अंडर रूट 3, तो ये ए वाला सही है। तो ये आपका सही आंसर हो गया, यानी A is the right answer for question number 3। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है और ये कह रहे हैं x इज इक्वल टू √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, यानी अनंत बार यही रिपीट हो रहा है, तो x का एक मूल होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि अब अगर एक टर्म कम भी हो जाएगा और ये अनंत टर्म है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी इसको हम x मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये x स्क्वायर हो गया और ये 2 हो गया, प्लस अब जो कुछ बाकी बचा था उसे हमने ये x मान दिया, तो यहाँ पे x रख दिया। तो अब दोनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको हमने फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे अल्फा सॉरी ए जो है वो 1 है और बी जो है -1 है, सी -2 है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 होल स्क्वायर -4ac। तो a चूंकि 1 था, c -2 था, तो 4 टू द 8 हो जाएगा प्लस का, और ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2, अंडर रूट 9 का 3 हो जाएगा। तो अब जब पॉजिटिव लेंगे तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 4/2। जब नेगेटिव लेंगे तो 1 माइनस 3
यानी -2/2, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक नेगेटिव। 4/2 2 हो गया और -2/2 -1 हो गया, तो इसकी दो वैल्यूज हो गई 2 और -1। तो ये कह रहे हैं इसका एक मूल होगा, एक एक दिया, एक 2, एक 3, एक 4। तो यहाँ पे 4 जो है ये सही है, क्योंकि देखिए हमारा मान जो आया था 2 और -1 आया था। तो अगर एक होता तो दोनों सही हो जाते 1 और 2, लेकिन वो माइनस का। तो B = 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये प्रश्न नंबर 5 है। इसमें कह रहे हैं व्यंजक x² प्लस 2bx प्लस c का मान धनात्मक होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए। तो देखिए ये हमें अगर कंफर्म करना है कि वाकई होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए कि इसके नेगेटिव होने के कोई चांस ना रहे। तो हमने सबसे पहले इसको एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो इसमें देखिए x² प्लस 2bx दिया था, तो इसमें एक b² अपनी तरफ से जोड़ दिया। अब जाहिर है कि हम अपनी तरफ से अगर जोड़ेंगे तो उसे एडजस्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए -b² भी ले लिया, यानी इसे एडजस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास बचा -b² प्लस c। तो अब ये इतना जो है ये हो गया x प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको मैंने रीअरेंज करके रख दिया c माइनस बी स्क्वायर। तो जाहिर है ये तो होल स्क्वायर हो गया, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। इसी तरह अगर c माइनस बी स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है तो ये पूरा समीकरण हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये दो शर्तें हैं कि ये तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 होगा ही, और अगर ये भी 0 या 0 से बड़ा है तो पूरा समीकरण धनात्मक हो जाएगा। तो इसलिए x² प्लस 2bx प्लस c विल बी पॉजिटिव इफ, ये जो है ये यहाँ पे मेन फैक्टर है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो अब b² नेगेटिव था, इसको राइट हैंड साइड हम ले गए, तो c ग्रेटर देन इज इक्वल टू b²। तो यानी c या तो b² के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, लेकिन हमारे पास इज इक्वल टू वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इज इक्वल टू हमने हटा दिया। अगर बड़ा है तब तो धनात्मक है ही, बराबर होने पे भी ये पॉजिटिव होगा। तो c ग्रेटर देन b², या हम कह सकते हैं b² इज लेस देन c। तो ये ऑप्शन यहाँ सी पे मौजूद था, तो यही इसका सही उत्तर होगा। अगर ये सही है तो ये पूरा समीकरण जो है वो धनात्मक हो जाएगा। तो ये छठा प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं युगपत समीकरणों 2x प्लस b1y प्लस c1 और x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के अनंत यानी अनेक हल होंगे यदि। तो इसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? इसकी कंडीशन होती है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर हों तो इसके अनंत हल होते हैं, यानी बेहिसाब। तो इसकी यानी सारी वैल्यूज जो हैं ये को इंसिडेंट वाला केस है, यानी एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी या दोनों समीकरण उभयनिष्ठ होंगे। तो ये तभी होता है अगर इनके सारे गुणक जो हैं उनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर हो। तो अब यहाँ जो कंडीशंस दी हुई थी इसके हिसाब से a1 यहाँ पे 2 है और a2 जो है 1 है, तो 2/1 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये शर्त सही होगी तभी इसके अनंत हल होंगे। अब इसमें से कौन सी शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं? देखिए यहाँ पे B1 इज इक्वल टू B2, तो ये तो तभी संभव होगा कि यहाँ पे ऊपर नीचे एक एक होता, तो ये तो नहीं। यहाँ पे B1 इज इक्वल टू 2B2, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर चला जाएगा, B1 इज इक्वल टू 2B2 हो जाएगा, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे C2 अगर इधर लेके जाएंगे तो 2C2 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे भी ये रिश्ता दिया था और यहाँ पे भी दिया था, तो इसमें अब इसको और इसको देखिए, तो C1 इज इक्वल टू 2C2, C1 इज इक्वल टू 2C2, तो ये वाला सही है, इसमें ये गलत है। तो यानी दोनों चीजें, ये दोनों रिश्ते इसमें ट्रू है, यानी ये वाला जो रिलेशन है ये सही है, क्योंकि इसके हिसाब से ये दोनों, देखिए यहाँ पे अगर B1 हम लेंगे, B1 में 1 से गुणा हो रहा है और B2 में 2 से, तो B1 इज इक्वल टू 2B2 हो जाएगा। और अगर इसको और इसको लेंगे यानी पहला और तीसरा, तो C1 इज इक्वल टू 2C2 हो जाएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन जब ट्रू होंगे तभी ये उभयनिष्ठ होंगे, यानी अनंत हल होंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए B1 इज इक्वल टू 2B2 और C1 इज इक्वल टू 2C2, यही सही उत्तर होगा, यानी B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 7वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8p माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल समान हैं तो p का मान है। तो अगर दोनों रूट इक्वल हैं तब p की वैल्यू क्या होगी? तो जाहिर है इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, अब इसमें ये 8p माइनस 15 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैंने ये अलग ब्रैकेट में कर दी, तो ये बेसिकली हमारा c हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू माइनस p है और c की वैल्यू 8p माइनस 15। तो अल्फा बीटा का जनरल इक्वेशन होगा p प्लस माइनस, चूंकि यहाँ पे माइनस b लेते हैं तो माइनस b प्लस p हो जाएगा। तो p प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8p माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू p प्लस माइनस, ये p स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 4 8 32 हो गया, तो माइनस 32p और माइनस माइनस प्लस हो गया 15 4 60 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये अगर जीरो हो जाए, अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है अगर जीरो हो जाए तो इसके मूल बराबर होंगे, यही आपने पढ़ा था। यानी d की वैल्यू जब जीरो होती है तो रूट्स इक्वल होते हैं, तो मूल समान होने की शर्त क्या होगी? p स्क्वायर माइनस 32p प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने गुणनखंड कर लिए, तो 30 दूना 60 होता है और 60 इंटू पी स्क्वायर 60p स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमने माइनस 32p को स्प्लिट कर दिया, बीच के पद को अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया माइनस 30p माइनस 2p, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 60p स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसमें से p कॉमन ले लिया तो p माइनस 30 हो गया, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लिया तो p माइनस 30 हो गया। तो इसके गुणनखंड हो गए p माइनस 2 इंटू पी माइनस 30, और ये जीरो होगा अगर, तो इसके दोनों रूट बराबर होंगे, यानी इन दोनों का गुणा अगर जीरो है तो इसके रूट्स यानी मूल बराबर होंगे। तो अब अगर या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो तभी ऐसा संभव है। तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या p माइनस 30 इज इक्वल टू 0। Therefore, p is equal to 2 और
p इज इक्वल टू 30, तो ये दो इसके हल हैं, यानी ये या ये। तो इनके होने पे इसके जो रूट हैं आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी p या तो 2 हो या 30 हो। तो 2 या 30 वाला मामला जो है वो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 या 30 दिया हुआ है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। दिस विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 8वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं समीकरणों x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32 का हल है। यानी ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। दो रेखाओं के समीकरण हैं। तो रेखाएं क्यों हैं? चूंकि इनके जो घाते हैं वो एक, तो ये दो चर में ये दोनों समीकरण दिए हैं। तो इनको हल करने के लिए जो तीन विधियां मैंने बताई थी उनमें से कोई एक आप लगा सकते। तो यहाँ पे देखिए ये x का दुगुना 2x है, तो बड़ा आसान है। पहला इक्वेशन तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, दूसरा हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 32। तो हमें नजर आ रहा है कि अगर पहले वाले में 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये भी 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर इसमें से यानी दूसरे में से पहले को 2 से गुणा करने के बाद घटा दिया जाए तो ये लुप्त हो जाएगा, यानी विलोपन विधि यहाँ लगा दी। तो 3y में से 2y चले गए तो y बचा, और 32 में से 26 गए तो 6 बचा। तो माइनस यहाँ सब में यूं नीचे किया है कि हम घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाया, इसलिए चिन्ह नीचे के बदल जाए। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। y का ये मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया, यानी यहाँ पे इस जगह ये y की जगह हमने 6 रख दिया। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 6, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरह से y 6 आ गया और x 7 आ गया। तो ये दो मान होंगे जिसके लिए क्या होगा, ये समीकरण हल हो जाएंगे। यानी इन दोनों का हल जो है ये है कि x बराबर 7 और y बराबर 6, ये इसका अभीष्ट हल है। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 6, यानी डी जो है ये सही उत्तर है। तो यही इसका हल है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखिए नवा प्रश्न है। ये नवा प्रश्न है और यहाँ कह रहे हैं यदि समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल है, तो यानी इसका यूनिक सोल्यूशन क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से छांटना है कौन सा होगा। तो हम तो बेसिक जो फंडा है वो लेके चलते हैं। तो हम इससे के की वैल्यू निकाल लेते हैं, या एक्स की वैल्यू निकाल देंगे या वाई की वैल्यू निकाल देंगे, फिर उससे रिलेट कर देंगे। तो पहले तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ये 1 ले लिया, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इनसे ही हल करने की कोशिश करेंगे। तो विलोपन विधि तो आपने पिछले प्रश्न में देख ली, अब हम दूसरा कोई यूज करते हैं। अब हम विस्थापन विधि यूज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक चर का मान दूसरे के पदों में निकाल के और दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। तो एक में नॉन वैल्यूज हैं, इसमें अननोन नहीं है। यहाँ तो एक के था, इसकी वजह से दिक्कत थी, तो इससे हमने y का मान दिया। तो इसमें क्या किया, ये 3x जो है इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो y इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 3x। अब y का ये मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
नंबर 1। तो इस तरह से के एक्स को तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, यहाँ 2 लिख दिया, और ये जो y था इसकी जगह 1 माइनस 3x रख दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एकम 2 यानी 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो ये आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड में 5 है। अब x वाले टर्म जो हैं ये दो हैं, एक ये है एक ये है, इन्हें इधर ही रखा रहने दिया हमने, और इस 2 को राइट हैंड साइड ले गए, यहाँ ले आए। तो 2 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, तो 5 माइनस 2 3 हो गया। तो x का मान हो जाएगा 3 बटा k माइनस 6, यानी x इज इक्वल टू 3 अपॉन k माइनस 6। अब हम जानते हैं अगर नीचे का पद 0 हो जाए, यानी नीचे वाली जो वैल्यू हो अगर 0 हो तो ये हल नहीं होगा, यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है, अनिश्चित मान इसका आ जाता है। तो इसलिए इसकी शर्त यही होगी कि k जो है ये 6 नहीं होना चाहिए, k माइनस 6 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि k 6 के बराबर ना हो। अगर ये 6 रख देंगे तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और 3 बटा 0 जो है वो हल नहीं हो सकता, वो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसका हल संभव नहीं है। तो इसलिए इसको छोड़ के, यानी k इज इक्वल टू 6, ये बस नहीं है, इसके अलावा कुछ भी इसका मान हो सकता है कि, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू 6। और वो देखिए यहाँ पे दे रखा है इन्होंने बी में, तो बी में दिया हुआ है k नॉट इक्वल टू 6, तो इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 10वां प्रश्न है, और यहाँ पे कह रहे हैं समीकरणों 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 का वज्र गुणनफल से हल हेतु प्राप्त समीकरण है। तो इसका तरीका देखिए ये होता है, मैंने जैसे थ्योरी में बताया था कि ये समीकरण इस तरह से आपने रखे, और अब जब हम x का मान लेंगे यानी इसके नीचे आने वाली वैल्यू जो है, तो इसको छोड़ देंगे, यानी 2x और y को छोड़ देंगे, और यहाँ से इसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका गुणक 1 है, तो 1 इंटू 7, ये 1 इंटू 7 आ गया, माइनस 4 इंटू 3, तो ये 4 इंटू 3 आ गया, इज इक्वल टू, अब जब y लेंगे तो इसके राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, तो 4 इंटू 1, ये 4 इंटू 1 आ गया, और 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7। अब जब इसको लेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ पे ऊपर 1 रख देंगे, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, और अब हम शुरुआत से चलेंगे, तो 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3 आ गया। अब यहाँ दोनों के ही गुणक 1 है, तो ये 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, कि पहले हमने ऐसे कैंची बनाई, फिर इसको जब लिया तो ऐसे कैंची बनाई, और जब इसको लिया तो ऐसे कैंची बनाई, तो क्रॉस लेते चले जाते हैं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणनफल कहलाता है। तो अब x बटा 7 माइनस 12, 7 माइनस 12 तो देखिए इन तीनों में है, लेकिन यहाँ पे y के नीचे 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 यहाँ भी है यहाँ भी है, अब बचे ये दोनों, तो यानी b और c, ये और ये तो ठीक है। अब रहा सवाल तीसरे का, तो ये 1/6 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस 6 है, यहाँ 6 माइनस 1, तो ये सही है, इसका मतलब सी सही उत्तर है। तो यानी 6 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 11वां प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं समीकरणों 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 और
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। तो यानी y को हटाना है, इसका विलोपन करना है, ठीक है। तो y को सब्स्टिट्यूट करने के लिए या खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए, तो एलिमिनेशन चाहिए। यहाँ विलोपन का मतलब है एलिमिनेशन। तो यानी y को हटा दें और x खाली रह जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी एक को बराबर किया जाता है। यहाँ पे y को हटाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस पाई वाई है, यहाँ y है, तो जाहिर है अगर इस पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 x हो जाएगा और 5 एकन 5 y हो जाएगा और 17 पंजे 85 हो जाएगा। तो 5 से गुणा करने पर दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो y गायब हो जाएगा, यानी y का विलोपन हो जाएगा, यानी y एलिमिनेट हो जाएगा और खाली x रह जाएगा। तो यहाँ पे सीधा जोड़ने से ही काम बन रहा है, क्योंकि ये अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो 10 और 6 16 हो गए x और 85 और 11 96। तो यहाँ पे 16x इज इक्वल टू 96, ये रिड्यूस होके इक्वेशन रह गया। ये इसी की बात कर रहे थे, x में प्राप्त समीकरण होगा। तो जाहिर है 16x बराबर 96, यही हमारा भी आ रहा है, तो यही सही उत्तर होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 12वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 15 है। योगफल का मतलब दोनों का एडिशन, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। पहली संख्या पहली संख्या हमने क्या ली, x ली, तो इसका दो गुना यानी 2x हो गया। दूसरी संख्या के तीन गुने से, दूसरी संख्या का तीन गुना 3y हो गया। तीन गुने से 5 अधिक है, यानी इसमें से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 आ जाएगा। तो इसलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और पहला इक्वेशन आपका ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो अब जाहिर है कि यहाँ पे y है, यहाँ 3y है, तो सबसे आसान तो यहाँ पे यही रहेगा कि इसको उड़ा दिया जाए y को, इसमें 3 से गुणा करो और जोड़ दो, तो ये खत्म हो जाएगा y, यानी इसका विलोपन हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगी। तो पहले में 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 45। 3 से गुणा यहाँ भी हो गया, यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये 1 गुणा 3, यानी पहले समीकरण में 3 से गुणा करने पे ये समीकरण आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3y से 3y, 3 और 2 5x रह जाएंगे और 45 और 5 50 हो गए। तो x बराबर 50/5, 50/5, 5 ढाई 50, तो 10 आंसर आ गया, यानी x का मान 10 आ गया। अब x का जो मान 10 आया है, इसको उठा के समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ x की जगह, इस x की जगह उठा के ये 10 जो है हमने ये रख दिया। तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब इसमें 10 को राइट हैंड साइड ले जाइए, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 10। तो 15 में से 10 गए, 5 बच गए, तो y का मान ये आ गया, यानी y इज इक्वल टू 5। तो अब x पहले ही हमने 10 निकाल लिया था, तो एक्स वाई का मान जो है 10 और 5 हो गया। ये इसी ऑर्डर में आंसर दिया हुआ है। तो 10 5 देखिए कहाँ पे आया है, 10 5 ये बी में आया है, तो ये बी ही हमारा सही उत्तर होगा। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। तो ये प्रश्न नंबर 13 है। इसमें कह रहे हैं समीकरणों 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 11। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 17। और तीसरा दिया है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14 का हल है।
अब दो समीकरण की बजाय इन्होंने उठा के तीन दे दिए और तीनों वेरिएबल जो हैं उनका सबके मान भी दे रखे हैं। तो यहाँ तो सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका क्या होगा कि ये जो मान दिए हुए हैं इन्हीं को उठा के रख के देख लेते हैं जब सब दिए ही हुआ है। तो हमने कहा कि बेकार हम नए मेथड को ही अप्लाई करें, हमने सीधा ये मान ही उठा के रख दिए। तो सबसे पहले ए को हमने लिया, x इज इक्वल टू 1 वाई 2, x 1 वाई 2 z 3, ये उठा के इसमें रख दिया। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, y की जगह 2 रखेंगे तो 3 गुणा 2 हो जाएगा, z की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था तो 1 इंटू 3 3 ही हो जाएगा। तो 2 6 और 9, 2 6 9, 3 दूना 6 हो गया, बाकी ये दोनों के तो कोफिशिएंट 1 1 थे। अब इसमें लिखें या मत लिखें, यहाँ 3 इंटू 1 बेसिकली था, कंफ्यूज मत होना, तो 3 इंटू 1 है, चलिए रख दिया मैंने। तो 2 6 3, 6 और 2 8, 3 11, तो यही दे रखा था, ये तो सही आ गया। अब यहाँ पे रखिए, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 4 दिए 12, 3 2 5, 12 5 17, ये भी ठीक आ गया। अब तीसरा देख लेते हैं, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 3, तो 1 4 9, 1 4 9, 4 और 1 5, 9 5 14, इत्तेफाक से पहला ही सेट सही निकल गया। तो मामला आसान हो गया यार, तो यही आंसर हो गया, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही क्या है। तो यानी ए जो है वो 13 का हल है, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30।